नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त शाम के 4 बज गए हैं। एनडीटीवी के साथ आप हैं। शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी पॉलिटिकल खबर से। क्या झारखंड भी एक बार हेमंत सोरेन क्या जो लालू प्रसाद यादव ने एक जमाने में किया था उस राह पर बढ़ रहे हैं, और वो क्यों ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं? झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय के यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी जो कारोबारी हैं उन पर बताया जा रहा है कि ये पूरी कार्रवाई चल रही है। इस वक्त 6 से अधिक ठिकानों पर ईडी की रेड हो रही है। रांची में जो अलग अलग जगह हैं वहां पर रेड की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक माइंस आवंटन मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की यह छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के करीबी विनोद सिंह के आवास पर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। और यह तब हो रहा है जब कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर से हेमंत सोरेन को कहा था कि आप जगह बता दीजिए, समय बता दीजिए, कहां पर आपसे पूछताछ की जा सके। उसके बाद भी हेमंत सोरेन ने अभी तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने नहीं पहुंचे हैं। 6 बार उनको समन दिया गया है, वो अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। तो ईडी की छापेमारी के बाद किस तरीके से हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उससे झारखंड में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उस पर जरा थोड़ा तफसील से बात करते हैं। हेमंत सोरेन के जो करीबी हैं उनके ऊपर, जैसे मैंने बताया, अभी छापेमारी चल रही है। 12 ठिकानों पर यह छापेमारी है। अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि मेरी इमेज को खराब करने की यह कोशिश हो रही है। राजनीतिक जो हालात हैं इस वक्त झारखंड में, उसमें जबरदस्त असमंजस है। तो क्या मुख्यमंत्री के पद से हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? और अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या इस्तीफा देंगे? अब ये एक बड़े सवाल के तौर पर झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है वहां पर, उसके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगातार समन कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की अटकलें जबरदस्त तरीके से गर्म है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या झारखंड में वही होगा जो एक जमाने में बिहार में हुआ था। लालू प्रसाद यादव को जब चारा घोटाले में पकड़ा गया था तो उन्होंने उसके बाद राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया था। इसी कड़ी में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक अहम बैठक है जो शाम को 4:30 बजे यानी कि अब से करीब 20-25 मिनट बाद बुलाई गई है। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर पर यह बैठक होने वाली है। बैठक में जेएमएम के सारे विधायक मौजूद रहेंगे और उन्हें सभी को वहां बुलाया गया है। इस बीच गिरिडीह के जो जेएमएम के जो विधायक हैं सरफराज अहमद, उनके इस्तीफे और झारखंड के एडवोकेट जनरल के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के बाद अब अटकलें तेज हो गई हैं। माना यह जा रहा है कि ये जो सरफराज साहब हैं ये हेमंत सोरेन के बहुत करीबी हैं। तो अगर इन्होंने अपने पद से यानी कि एक एमएलए होते हुए इस्तीफा दिया है तो कहीं क्या उस सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी को बाद में चुनाव लड़वाया जा सकता है और उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को इसी विधानसभा से उपचुनाव लड़ाकर विधानसभा में भेजने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री तो बन सकती है लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उनको विधानसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा में आना होगा। हेमंत सोरेन अगर जेल गए तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अटकलें जो हैं वो जबरदस्त हैं। जो अफवाहों का बाजार है वो बहुत गर्म है। कौन कौन इस रेस में है जरा आपको बता देते हैं। विधायक दल की बैठक एक होने वाली है। हेमंत सोरेन की पत्नी सबसे आगे है इस रेस में। अब जो मैंने आपको जैसे बताया उनके करीबी एमएलए हैं सरफराज साहब जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। माना यह जा रहा है कि कल्पना सोरेन के लिए ही ये सीट छोड़ी गई है। फिलहाल कल्पना सोरेन सियासत में एक्टिव नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है उसको बचाने के लिए हेमंत सोरेन हो सकता है अपनी पत्नी को उस कुर्सी पर बैठा दें। हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार इस पूरे मामले पर नजर भी रखे हुए हैं। मनीष जी, क्या बिहार का इतिहास झारखंड में दोहराते हुए आप देख रहे हैं?
देखिए, निश्चित रूप से झारखंड की राजनीति जो करवट ले रही है, उससे तो यही आभास हो रहा है कि 1997 में चारा घोटाले में लालू यादव को जेल जाने की आशंका, या एक तरह से उन्हें यह पूरी तरीके से वो आश्वस्त हो गए थे कि उन्हें सीबीआई के कोर्ट में सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा, तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया था। लेकिन मैं थोड़ी सी कुछ आपको जानकारी थोड़ी सी साफ कर दूं कि अब से कुछ देर के बाद 4:30 बजे से मुख्यमंत्री आवास पर रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल की नहीं बल्कि महागठबंधन विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। यानी कि इस बैठक में कांग्रेस के और आरजेडी के भी जो विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। हालांकि पहले से ये क्लियर कर दिया गया है कि इसमें सभी 49 विधायक जो हैं वो मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि कुछ विधायक अभी अपने क्षेत्र में हैं, कुछ विधायकों के घर में कुछ निजी कारणों से वो आज की बैठक में नहीं आ सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, आज ईडी ने हेमंत सोरेन के जो प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू, उनके घर पे छापेमारी की है और पिंटू के कुछ करीबी हैं उनके यहाँ अभी छापेमारी चल रही है। तो ये माना जा रहा है कि ईडी और हेमंत सोरेन के बीच जो रसाकसी चल रही थी, अभी तक 7 बार हेमंत सोरेन ईडी के सम्मन पर नहीं गए हैं, लेकिन हर बार जब सम्मन आया है तो उन्होंने जवाब दिया है, पत्र के माध्यम से अपनी तरफ से सफाई दी है। और कल भी उनके द्वारा उनके कार्यालय से एक व्यक्ति ने जाकर ईडी को एक चिट्ठी दी थी और उस चिट्ठी में अंकित ये लिखा गया था कि आखिर आप मुझे किस केस में बुला रहे हैं और आपकी जो पूरी कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित इसलिए जान पड़ती है क्योंकि जब भी आप मुझे सम्मन भेजते हैं तो वो मेरे पास पहुंचने से पहले मीडिया में लीक की जाती है। दूसरा पक्ष यह है कि कल्पना सोरेन को ही, आखिर कल्पना सोरेन की बातें इतनी ज़्यादा उनके नाम को लेकर चर्चा का बाजार गर्म क्यों है, उसका कारण खुद हेमंत सोरेन। हालांकि इस मामले में कल शाम में उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए सफाई दी थी कि ये सारी कोरी कल्पना है, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब से 31 दिसंबर को गांडे से जो वरिष्ठ विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से ये तय माना जा रहा है कि सरफराज अहमद ने हेमंत सोरेन के कहने पर उनकी सहमति से इस्तीफा दिया और वो इसी के लिए ये एक प्लान बी है कि अगर हेमंत सोरेन को कल ईडी गिरफ्तार करती है, कल परसों या आने वाले समय में, तब वैसी परिस्थिति में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उनके लिए एक सीट वैकेंट रखा गया है, जिससे कि चुनाव आयोग देर या सवेर उन्हें वहां पर उपचुनाव कराए। और ये जो गांडे की सीट है वो जेएमएम का गढ़ माना जाता है। खुद अंकित, मनीष जी एक संक्षेप में जवाब दीजिएगा, अगर ये जो स्थिति अभी बन रही है, इस सरकार, एक तो मुख्यमंत्री बदलकर अपनी पत्नी को या किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की एक तरफ बात चल रही है, पर क्या जो अभी और दूसरी तरह की चल रही है, बीजेपी बहुत एक्टिव है, क्या सरकार के ऊपर ही खतरा आ सकता है क्योंकि गठबंधन की सरकार है, उसके ऊपर भी कुछ खतरा मंडरा रहा है क्या? देखिए, ये महागठबंधन की सरकार है। फिलहाल जो झारखंड विधानसभा के अंदर जो आंकड़े हैं वो कहीं से ये अंकित नहीं कर रहे हैं या ये संकेत नहीं दे रहे हैं कि सरकार के ऊपर कोई खतरा हो सकता है। लेकिन ये भी तय है कि होगा वही जो हेमंत सोरेन चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी इस मामले में उनकी स्पष्ट राय है कि जो कुछ भी हेमंत सोरेन के खिलाफ हो रहा है वो राजनीति से प्रेरित है, वो केस के मेरिट पे नहीं हो रहा है। और अभी से अगर आपको याद हो तो कल ही आरजेडी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आज खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक ऐसे ही जो विपक्ष के नेता हैं, वो चाहे आज हेमंत सोरेन हो, कल को तेजस्वी यादव हो या ममता बनर्जी हो, उनको एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जाएगा। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसके कारण हेमंत सोरेन को अपने सहयोगियों का समर्थन प्राप्त है और होगा वही जो वो चाहेंगे। अंकित, लेकिन क्या ये जो पूरी विपक्ष की पूरी बात है कि एजेंसी टारगेट कर रही हैं, वो जनता के बीच में इस तरीके से जा रही है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो बार बार ये बात कहती है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करप्शन के ऊपर प्रहार है, वो जनता के बीच में मैसेज जा रहा है? मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हरिनारायण सिंह साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरिनारायण सिंह जी, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देख रहे हैं? मैसेजिंग जो हो जा रही है
वो क्या करप्शन पे प्रहार की जा रही है बीजेपी की, या ये हो रहा है कि बेजा इस्तेमाल एजेंसीज का करा जा रहा है ऑपोजिशन के ऊपर? देखिए, इसमें भाजपा की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये 4 साल का जो हेमंत सोरेन का शासनकाल है वो करप्शन से लबरेज रहा है। और इसके एक नहीं कई उदाहरण भी सामने आए हुए हैं। जब से आप देख रहे हो कि 1000 करोड़ का जो खनन घोटाला केस में जो ईडी कार्रवाई कर रही है पिछले 3 महीने से, उसमें काफी छापेमारी हुई, पैसे भी बरामद हुए। आज फिर 4 जगहों पे छापेमारी हो रही है, उसमें रांची, देवघर, साहेबगंज और कलकत्ता में भी एक अभय है सरावगी, वो एक व्यवसायी है, उनके यहाँ छापामारी चल रही है। तो ये भाजपा बार बार कह रही है कि नहीं, ये तो भ्रष्टाचार जब किए हैं तो इन छापामारी होनी ही चाहिए, और दबाव भी बना रही है ईडी के ऊपर कि आखिर बार बार हेमंत सोरेन को क्यों इतना समय दिया जा रहा है और क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन और तमाम, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, ये सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये चूंकि भाजपा नहीं चाहती कि यहाँ पे अस्थिर सरकार चले, और सरकार को स्थिर करने के लिए भाजपा जो है दबाव डलवा करके, वो केंद्र से दबाव डाल करके ईडी जो है कार्रवाई कर रही है। जब भी सरकार कुछ नया करना चाहती है या कुछ बड़ा करना चाहती है तो उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है। लेकिन देखिए, कल भी मैंने कहा था कि जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ झारखंड में खनन घोटाला हुआ है। अब इसमें किसकी कितनी सहभागिता है ये दूर की बात है। ये तो जांच के बाद क्लियर हो जाएगा कि कौन किसके हाथ कितने गहरे मतलब कीचड़ में सने हुए हैं। लेकिन अभी तक जो एक नैरेटिव जो हो रहा है दो तरह की, एक तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उनकी तरफ से ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि नहीं, ये जानबूझ करके ईडी परेशान कर रही है इस सरकार को, और भाजपा की तरफ से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है और ये सरकार जब तक रहेगी तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति लोगों की नहीं मिल सकती है। हरिनारायण सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने बात कही ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और लोकसभा चुनाव से पहले किसकी बात जनता तक पहुंच रही है, किसकी मैसेजिंग ज्यादा असरदार है, ये लोकसभा चुनाव तय करेगा कि क्या हेमंत सोरेन को भी लोग इस तरह से देख रहे हैं कि सब बीजेपी उनके ऊपर प्रहार कर रही है, या फिर भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच निष्पक्ष तौर पर होनी चाहिए। उसमें अगर मुख्यमंत्री भी लपेटे जाते हैं तो जनता को उससे कोई गुरेज नहीं है। ये दो जो नैरेटिव हैं ये आने वाले समय में तय करेंगे कि इसका आगे क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ईडी की मुसीबत सिर्फ एक मुख्यमंत्री के लिए नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी ईडी की जो मुसीबत है वो बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन भेजा था, आज उन्हें पेश होने के लिए कहा था, आज भी अरविंद केजरीवाल नहीं गए। उन्होंने ईडी की जो जांच है उसमें सहयोग करने को तैयार हैं ऐसा कहा है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो नोटिस है उसे गैर कानूनी बताया है। उन्होंने कहा है कि इनकी जो नीयत है, ईडी की जो नीयत है उस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ये आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, और वो इसलिए गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल चुनाव प्रचार ना कर सकें, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। ठीक चुनाव से पहले यह नोटिस क्यों आया है, इसको लेकर सवाल उठाया है आम आदमी पार्टी ने। मेरे सहयोगी शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जो सवाल मैं झारखंड में पूछ रहा था वही सवाल दिल्ली में भी, नैरेटिव दो हैं, एक है करप्शन पे प्रहार, अब वो चाहे चुनाव हो या ना हो बीजेपी कह रही है देखिए नरेंद्र मोदी लगातार करप्शन पे प्रहार कर रहे हैं, और दूसरा है कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। जनता के बीच में किसका नैरेटिव ज्यादा बैठ पा रहा है? देखिए, ये तो खैर समय ही बताएगा कि किसका नैरेटिव बैठ पा रहा है। हालांकि ये भी बताना यहाँ जरूरी है कि इस समय इस नैरेटिव को जनता के बीच ले जाने का काम ज्यादा आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि वो पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो उनको सरकार जेल से चलानी चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसका अगला चरण जो है, जो पहले डोर टू डोर कैंपेन आम आदमी पार्टी कर चुकी है, इसके बाद अगला चरण जिसमें जनसंवाद होगा, पब्लिक मीटिंग्स होंगी, ये कल से शुरू होने वाला है। कैंपेन बीजेपी भी चला रही है, लेकिन ये कैंपेन शायद उतना बड़ा नहीं है या उतना सघन नहीं है जितना बड़ा आम आदमी पार्टी चला रही है। उसका कारण ये भी है कि आम
आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता के ऊपर इस समय गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो नैरेटिव जहां तक अपनी कोशिशों की बात है तो आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली नैरेटिव किसका चलेगा ये हमें इंतजार करना होगा। ये चुनाव में ही पता चल पाता है कि किसका नैरेटिव कितना चला और कितना नैरेटिव जो है चलाने में कौन सी पार्टी नाकाम सिद्ध हुई है। अंकित, शरद संक्षेप में बताइएगा, लेकिन क्या लीडरशिप को लेकर यहां पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं जैसे हेमंत सोरेन के लिए हैं? हेमंत सोरेन तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जाने को तैयार है। इस तरह की कंटिजेंसी के लिए आम आदमी पार्टी क्या तैयारी कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है तो आगे का कार्रवाई क्या रहेगी? अंकित, पहले तो चर्चा थी कि क्या किया जाए, लेकिन अब इस बात पे कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस बात में एक मत है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते भी हैं तो उनका इस्तीफा नहीं होगा। जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। हालांकि सरकार कैसे चलेगी, किस तरह से चलेगी, ये हम तभी देख पाएंगे जब ऐसा होगा। लेकिन अभी इस बात में कम से कम आम आदमी पार्टी में कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है। राय एक ही है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी का कहना है कि इसी के लिए कि बीजेपी चुनाव में नहीं हरा पाई है, इस वजह से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर ये सरकार बनी हुई है, उन्हीं के नाम पर वोट है। तो ये लाइन क्लियर है आम आदमी पार्टी में कि कुछ भी हो जाए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे। ये भी राजनीति बड़ी कमाल की चीज है। सत्येंद्र जैन काफी महीनों तक मंत्री बने रहे जब वो अरेस्ट हुए। मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, उसके बाद दोनों ने अपना मंत्री पद खोया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जैसे शरद बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी में एक मत है कि कम से कम मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। अब सवाल ये भी उठेगा कि आम आदमी पार्टी हमेशा कहती थी कि आरोप लगने के बाद पहले इस्तीफा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन। तो ये सब किस तरीके से राजनीतिक बिसात में बैठता है, शरद भी यही कह रहे थे और हमें भी ऐसा ही लगता है। 2024 के चुनाव में ये सारे नैरेटिव जरूर तय हो जाएंगे। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दी है। आज अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रुप को क्लीन चिट देने वाली सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंडनबर्ग मामले पर सेबी की जांच सही है, एसआईटी जांच की आवश्यकता नहीं है। सेबी बाकी 2 केसेस की जांच 3 महीने में पूरा करे। सुप्रीम कोर्ट पैनल सेबी पर अविश्वास नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट पर जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। OCCRP हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सबूत नहीं माना जा सकता। PIL का इस्तेमाल सोच समझ कर करा जाए। हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई कमेटी की रिपोर्ट को बरकरार रखा है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने इस पर क्या कहा था। कमेटी ने कहा था कि प्राथमिक जांच के मुताबिक किसी कानून की अवहेलना नहीं हुई है। अडानी ग्रुप के शेयरों को चढ़ने में कोई कानून नहीं टूटा है। सेबी को शेयरों की कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी थी। अडानी ग्रुप ने शेयरों की कीमतों को प्रभावित नहीं किया है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में गैरकानूनी निवेश के सबूत नहीं मिले हैं। अडानी ग्रुप किसी निवेश कानून का उल्लंघन नहीं किया है। अडानी ग्रुप ने मुनाफा कमाने वाले के नाम उजागर किए हैं। अडानी ग्रुप ने जो सूचनाएं दी हैं वो सेबी को उसमें कोई खामी नहीं मिली है। पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों का पालन किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के रिटेल निवेश बढ़ा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने शेयरधारकों को राहत देने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग पे सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। हमारे साथ सिद्धार्थ लूथरा जो ASG पूर्व ASG हैं और वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ है। सर, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 चीज़ें कही हैं। पहला तो उनको कहना था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही नहीं है, OCCRP रिपोर्ट सही नहीं है और उनको माना नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि सेबी और जो भारत में सिस्टम है, रेगुलेशंस हैं, कानूनी प्रावधान है, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता, क्योंकि वो कानून सही है और पिटिशनर को अगर लगता है कि कानून में कोई कमी है तो उसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं देगी। तीसरी चीज़ कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कोई SIT की ज़रूरत नहीं है और जो 20 इंस्टेंस हैं 22 में से जिन पर रिपोर्ट आ गई है, उसमें कोर्ट का मानना है कि कोई कमी नहीं है और एकदम रिपोर्ट सही है सेबी की। उनका कहना है कि सेबी ने जो किया सही किया। इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो जो सेबी की रिपोर्ट है उसने अडानी
कि अडानी कंपनीज को कंप्लीटली एग्जोनरेट कर दिया, साफ क्लीन चिट दे दिए। और इसलिए जो दो रिपोर्टें हैं, दो इंस्टेंसेस हैं, उनकी रिपोर्ट 3 महीने में आएगी। जी, दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ कहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे और CCRP रिपोर्ट पे, और कहा है कि मीडिया की रिपोर्ट को आप अंतिम सत्य नहीं मान सकते हो, आपको PIL का जो मतलब था वो कुछ और था। इसके पीछे उनका कहने का क्या मतलब है कि कोई सबूत भी देना चाहिए, सिर्फ आप किसी रिपोर्ट के आधार पर PIL दाखिल करें ये भी ठीक नहीं और अदालत दखल दे। अब आप मीडिया वाले मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताना ही पड़ेगा कि आज ही नहीं, एक 2005 की जजमेंट थी बी सिंह की, डॉक्टर बी सिंह की। सुप्रीम कोर्ट में 2005 में ही कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स, अखबारों की न्यूज़ रिपोर्ट्स पे कोर्ट को PIL पे एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपने PIL फाइल करनी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई PIL कॉज फाइल करते हो तो उसमें आपके पास कोई ऐसा सबूत होना चाहिए जिससे कोर्ट को लगे कि कोई अन्याय हो रहा है, कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। अगर आप नहीं करेंगे और आप वैसे ही जिसे कहते हैं कच्ची खबरों पे आप रिपोर्ट दे देंगे या किसी की ओपिनियन पर पिटीशन फाइल करेंगे तो उसका यही हश्र होगा। और ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी, लेकिन बीच में एक फेज आई थी जब सुप्रीम कोर्ट अखबार की रिपोर्ट्स पे भी PIL एंटरटेन कर रही थी। अब उन्होंने व्यू फिर वही पुराने वाला व्यू लेना शुरू कर दिया है। एक और सर बड़ी बात, उन्होंने ये भी कहा है कि हिंडनबर्ग के खिलाफ भी देख रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो उस पर भी जांच हो। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये भी देख रहा है कि जो शॉर्ट सेलिंग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन कहा था कि निवेशकों का हित उसके लिए सबसे बड़ा, इसलिए उसने इसको एंटरटेन किया है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही दिशा में निवेशकों के हित की ओर बढ़ रहा है? देखिए, किसी भी अदालत को आम आदमी के हित की सोच रखनी पड़ेगी, क्योंकि आम आदमी ऐसे केसेस में नुकसान पाता है और निवेशकों को जो नुकसान इसमें हुआ है उसकी जवाबदेही कोई तो देगा। इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक ट्वीट करके अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्य में जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। पंजाब के लुधियाना में एक तेल के टैंकर में आग लग गई। ये हादसा खन्ना के पास एक फ्लाईओवर पर हुआ। नेशनल हाईवे पर जा रहे इस तेल के टैंकर में आग लगने के बाद ये पूरा टैंकर धू-धू जल करके जल उठा। एक खन्ना बस स्टैंड के कोल अग लगी है जी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ